गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी होगी। इंपॉर्टेंट नोट्स की जो पीडीएफ है बचे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ चैनल के ऊपर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और क्लास 12 ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट भी चल रहा है। सो इफ यू लाइक द कंटेंट सो मेक श्योर यू चेक देम आउट टू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है बंगाल एंड द जमींदार। तो इस चैप्टर में यार मेजरली हमने कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ना है, कॉलोनियल गवर्नमेंट का कैसा रोल रहा कंट्री साइड में, पीजेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप रहे, कैसे वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो सब पढ़ना है। इससे पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि कैसे मुगल एम्पायर ने मनसबदारी सिस्टम या जमींदार को लगा करके रखा था रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, राइट। जमींदार यूज्ड टू एक्ट द मिडलमैन बिटवीन द पीजेंट्स एंड द स्टेट। ठीक है, कैसे वो सब चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, वो आकर के कैसे इस सिस्टम को मैनेज करते हैं, कैसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और कौन कौन से चेंजेस वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें मेजरली हमें बंगाल से स्टार्ट करना है बिकॉज बंगाल वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पे उन्होंने सबसे पहले अपने फुटप्रिंट्स रखे थे। नहीं, फुटप्रिंट्स तो उन्होंने दूसरे एरिया से रखे थे, बट बंगाल वाज द फर्स्ट प्लेस जहां पे 1765 के अंदर उन्हें राइट्स मिल गए थे टू कलेक्ट द रेवेन्यू। ठीक है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, यहां पे हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरी मोनोपोली थी, ओनली कंट्री फ्रॉम द ब्रिटेन जो यहां पे आकर के राज कर सकती थी। और उसको 1765 के अंदर काफी सालों की लड़ाई वड़ाई के बाद रेवेन्यू राइट्स मिल गए थे कि आप अपने हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से लॉज बना सकते हो। सो समहाउ जो कॉलोनियल रूल का स्टार्टिंग हुआ बंगाल में, इट वॉज द बिगिनिंग कि किस तरीके से हमारा रूरल और सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा, नए लैंड राइट्स आने लगे और एक रेवेन्यू सिस्टम आने लगा। ठीक है, तो वही आज हमें डिटेल में पढ़ना है। जो पहला टॉपिक है 1.1, इसको फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर दो, हम आगे इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हुआ क्या था, बंगाल की सिचुएशन यार बहुत ज्यादा खराब चल रही थी ऑलरेडी। 1770 के अंदर बहुत ज्यादा फेमाइन्स आ गए थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गई थी। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको हाल फिलहाल में 1765 में राइट्स मिले थे, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया। तो अब उनके जो दिमाग थे वो बहुत ही खुराफाती चल रहे थे कि भैया ऐसे तो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो रहा, फेमाइन आता रहेगा, एग्रीकल्चर डिक्लाइन होती रहेगी, पैसा कैसे मिलेगा हमें? हम तो पैसे के भूखे हैं, हमें सरकार को भी पैसा देना है, हम तो यहाँ पे हमारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कलेक्ट द रेवेन्यू ओनली। तो वो एक तरकीब लगाते हैं कि हम एक परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी लाते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, हर एक जमींदार को एक एरिया से अपॉइंट करते हैं, उसको कुछ 200-250 विलेजेस दे देते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्ट प्रोबेबली इतने ही हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस दे दिए जाते हैं। ऐसे जमींदार होते हैं, जमींदार का प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। जमींदार यहाँ पे आपका राजा ही है, राजा या तालुकदार, जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल है रूरल एरियाज के अंदर, इनकी ऑलरेडी धाक जमी हुई है। ठीक है, तो ये इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भैया एक काम करो, आपका ये एरिया है, आप इस एरिया से हमें इतना फिक्स रेवेन्यू ला करके दोगे। एक एक्स अमाउंट इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप इतना हमें फिक्स रेवेन्यू ला करके दोगे, और इसके ऊपर जो भी बचता है वो आपका है। ठीक है, जैसे आपने एक्स अमाउंट हमें दिया, इसके ऊपर भले ही आप और कितने ही लाखों रुपए कमा लो, वहां से कितने ही रुपए बटोर लो, वो सब आपकी जेब में जाएंगे, वो सब हमारी जेब में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसके दो एम्स थे। इसका पहला एम एक ये था कि एक तो रेगुलर रेवेन्यू आता रहेगा कंपनी के पास, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी जो सिरदर्दी है वो जमींदार जाकर के लेगा। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसका जो गोल था वो ये था कि इस एक्स अमाउंट के ऊपर जो भी पैसा बचेगा तो जो जमींदार होंगे वो उन पैसे को उसी एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे। जो भी लोग होंगे, अगर उनको फायदा हो रहा होगा, लेट्स से अगर मैं एक पैसा कमाती हूँ, ठीक है, आई अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी, मैं सरकार को कुछ टैक्स दे देती हूँ, आए साल मेरी इनकम बढ़ती है ना, या मेरा जो भी कंडीशन चल रहा है, तो उससे समहाउ मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा, कुछ पैसा मेरे पास भी बचता होगा, है ना। टैक्स में पूरी इनकम तो नहीं ले ली जाती है, हालांकि ये लोग लेते थे। ठीक है, ये लोग ऐसा ही करते थे, बट यही आइडिया था कि फिक्स रेवेन्यू करने से कंपनी का जो एक रेवेन्यू फ्लो है वो मेंटेन रहेगा, साथ के साथ जो भी एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे ये लोग कमा पा रहे होंगे उससे कहीं ना कहीं इन्हीं की एग्रीकल्चर इंप्रूव हो रही होगी। ठीक है, सो दे समहाउ स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस लाइक अ पॉलिसी, राइट। लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अब इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सा जमींदार है जो केपेबल है दोनों चीजें के, कि एक तो हमें जो फिक्स हमारा रेवेन्यू हुआ है कि इन 200 विलेजेस से आप इतना रेवेन्यू ला करके दोगे, वो ला करके देगा। दूसरा ये गारंटी भी लेगा कि वो उस एरिया की एग्रीकल्चर को इंप्रूव कराएगा, क्योंकि उसी से पैसा आएगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप अपने कोर को, अपने प्रोडक्ट को नहीं इंप्रूव करोगे तो वो बिकेगा ही नहीं मार्केट में। ठीक है, तो यही एक आइडिया था, बट ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा और तालुकदार जो ऑलरेडी वहां पे अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, जिनका सोसाइटी के अंदर अच्छा खासा बोलबाला था, जो एग्रीकल्चर में ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे थे, उन्हीं को जमींदार बना दिया और उन्हीं को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी।
राइट। ये क्या बन गए, ये बन गए रेवेन्यू कलेक्टर्स। आप लैंड को ओन नहीं करते हो। लेट्स से किसी एक जमींदार को इन्होंने 400 गांव दे दिए कि आप 400 गांव की लैंड को तो ओन नहीं करते हो, लेकिन 400 गांव के ऊपर आप खुद मैनेज करोगे, यहां का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम आप मैनेज करोगे। आप यहां से हमें रेंट कलेक्ट ला करके, जो भी हमारा एक फिक्स टैक्स वो डिसाइड हुआ है, उसको ला करके आप कंपनी को देंगे, और जो बाकी पैसा बच गया वो आपकी इनकम है, वो आपकी कमाई है। ठीक है। अब ऐसा क्या, अच्छा बहुत अच्छी डील लग रही है भाई, 400 विलेजेस है, आपने एक फिक्स अमाउंट बता दिया, इतना पैसा मैं आगे ला करके आपको दूंगा, जो बचेगा वो मैं अपनी जेब में डालूंगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता था हर बार, बहुत बारी सूखा पड़ जाता था, किसान नहीं पे कर पाते थे, या एट टाइम्स जो कुछ कुछ विलेजेस ऐसे थे जो बहुत छोटे थे, लेकिन स्टिल जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बहुत ही हैवी ऑलरेडी टैक्स जो ब्रैकेट थी, जो फिक्स इन्होंने टैक्स किया था वो बहुत ज्यादा था, वो लोग पे ही नहीं कर पा रहे थे। तो इससे होता क्या था, अगर जो जमींदार है वो उस डिजायर्ड अमाउंट को कंपनी के पास ला करके नहीं लाके दे पा रहा, तो कंपनी क्या करती थी, उसके जितने भी इस्टेट्स होते थे, जो भी उसके नाम पे जमीनें वगैरह होती थी, उसको ऑक्शन पे बोली पे लगा देती थी और उनको बेच देती थी। ठीक है। तो पैसे वसूली भी करती थी। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी बहुत ज्यादा समझदार थे। तो जमींदार अपनी चालाकी नहीं चला सकते भैया, पैसा लाओ तो अपनी जमीनें रखो, जिस दिन पैसा नहीं लाओगे उस दिन आपकी लैंड को उठा करके हम बेच देंगे। ठीक है। पावर चाहिए तो पसीना बहाना पड़ेगा भैया। ठीक है। तो अब इस परमानेंट सेटलमेंट का जो पूरा सिस्टम था, जो इन्होंने सोचा था कि बहुत ही अच्छा होगा भाई, बहुत बढ़िया फ्यूचर प्लान है, ऐसे आराम से बैठेंगे खाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई, सारे जमींदार अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। राइट। रिजल्ट क्या हो रहा था कि उनकी लैंड जो होती थी फिर बाद में वो ऑक्शन हो जाती थी, और अब जब ऑक्शन होती थी तो जमींदार भैया अपनी लैंड को ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो क्या करेगा, ऑक्शन में अपने ही नौकरों को बैठा देगा, अपने ही यार दोस्तों को बैठा देगा कि बोली लगाओ। ठीक है। फिर जैसे ही बोली लगती थी, लेट्स से जो एक जमींदार है उसकी लैंड बिक गई, उसका एक फ्रेंड आता है ए, बोली में वो जीत जाता है, फिर वो पैसे नहीं देता है, फिर दोबारा से ऑक्शन होता है, फिर दोबारा से होता है, फिर दोबारा से होता है, ऐसे वो साइकिल चलती ही रहती है। ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमें समझ में आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको बंगाल के रेवेन्यू राइट्स मिल गए, फिर उसने एक परमानेंट सेटलमेंट करके एक एक्ट को रेगुलेट करने की कोशिश की, कुछ सालों तक ठीक चला, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगी। जमींदार जो थे वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। ना कर पाने का रीजन क्या था, सबसे पहला हाई रेवेन्यू डिमांड्स। जो कंपनी थी उसने टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए थे, थिंकिंग क्योंकि इनका कुछ सालों तक का अग्रीमेंट हुआ था, है ना, तो उन्होंने ऑलरेडी इतना बढ़ा दिया था जो इजी नहीं था। राइट। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना जल्दी हमें आउटकम मिल जाएगा, इतनी अच्छी एग्रीकल्चर हो जाएगी और उससे हर साल प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिससे इनकी रेवेन्यू डिमांड्स फुलफिल होती रहेगी, तो ऐसी नहीं थी। रेवेन्यू डिमांड्स पहली बात बहुत ज्यादा हाई थी। दूसरा, 1790s की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गए थे, बहुत ज्यादा सूखे पड़ते रहते थे, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स होते थे वो रेंट जमींदार को नहीं दे पाते थे। अब जमींदार अपनी गोद से तो पैसे लाएगा नहीं, जमींदार जाकर के क्या करता था, उन पीजेंट्स को हरेस करता था, उन फार्मर्स को हरेस करता था कि पैसा दो, है ना, वो उनसे एक स्पेसिफिक अमाउंट वसूलता था, लेकिन वो लोग नहीं पे कर पाते थे। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट डेडलाइन थी कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उसी टाइम तक आकर के आपको कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे एक सनसेट लॉ होता था कि लेट्स से आपने एक डेट डिसाइड कर ली कि आप 25 तारीख को या 31 दिसंबर को मेरे को ला करके पैसा दोगे, अगर आपने नहीं दिया तो 31 दिसंबर की शाम को मेरे पास राइट आ जाएगा कि मैं आपके सारे इस्टेट्स को ऑक्शन पे, बोली पे लगा दूं, नीलामी पे लगा दूं। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जमींदार जो थे भैया उनकी अथॉरिटी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर वो काम अच्छे से करके दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके दे रहे तो वो क्या करते थे, उनकी आर्मी को डिस्बैंड कर देते थे, जो उनके पास कोर्ट के राइट्स होते थे, जो बेसिक, जो, क्योंकि अब जमींदार पावरफुल सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि वो पावरफुल दिखता है, नहीं, जमींदार इसलिए पावरफुल हुआ है क्योंकि उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है उन विलेजेस के अंदर। राइट। वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उसकी बहुत अच्छी इमेज है। राइट। तो उनके कोर्ट कचहरी जो भी चल रहे होते थे उनके ऊपर कंट्रोल ले लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के अपनी आर्मी को भेज करके। राइट। कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर देती थी, उनको बोल देती थी कि अब आप कलेक्ट नहीं करोगे। राइट। क्या करने लगी, उनके पैरेलली कलेक्टर्स को अपॉइंट करने लगी कि जमींदार पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहा तो हम अपने ऑफिशियल को भेजेंगे, वो पैसा कलेक्ट करेगा और अब वो उस एरिया को कंट्रोल करेगा। तो ऐसा सब कुछ होने की वजह से जो जमींदार थे उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो कम होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है। इसके अलावा जो पुअर हार्वेस्ट था उसकी वजह से पेमेंट्स कम होने लगी थी। साथ के साथ अब क्या सिर्फ जमींदार का ही दबदबा था भैया, नहीं भाई, जमींदार का दबदबा नहीं था। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे या लोग थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते थे। फॉर एग्जाम्पल जोटेदार, जो अगेन एक वेल्दी पीजेंट क्लास होती थी नॉर्थ बंगाल के अंदर। इन्होंने देखा कि यार जमींदार तो एक तो शहर में रहता है, आता है पैसा कलेक्ट करने आता है, पीजेंट्स को यहाँ पे मारता है, ताड़ता है, पैसा लेता है, सारा कुछ पैसा सरकार को, सॉरी कंपनी को देता है और बाकी का पैसा अपनी जेब में ले जाता है। ऐसे तो नहीं चलेगा भैया। मैं गांव में रहता हूं, मेरे पास भी अच्छी खासी लैंड है, मेरे भी अच्छे खासे रिलेशनशिप्स है पीजेंट्स के साथ, बहुत सारे पीजेंट्स ऐसे हैं जो मेरी लैंड पे काम करते हैं, तो ऐसे कैसे होने देंगे। सो दे स्टार्टेड टू बी अ वेरी बिग कॉम्पिटिटर फॉर जमींदार्स। तो जमींदार के मुकाबले का टक्कर अब यहाँ पे आ गया है जोटेदार्स। ठीक है।
अब यहाँ पे फ्रैंकोस बचनैन की अगर हम बात करते हैं, बहुत बार इनका नाम आएगा, तो मैंने गलत भी प्रोनाउंस कर दिया, तो रियली सॉरी फॉर दैट। कहीं से सुन रहे हो तो आई एम सॉरी कि मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है। बट एनीवेज, तो ये बेसिकली ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे, राइट। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट थे आई थिंक, और इनका जो काम था वो यही था कि ये जगह जगह जाकर के उन सारे एरियाज को लिखते थे कि क्या क्या वहां पे एक्टिविटीज चल रही है। इसके ऊपर पूरा प्रॉपर एक पैराग्राफ है जिसे हम आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इन्होंने दिखाया कि अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर होता क्या है कि जोटेदार जो होते थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने लग गए थे, वो एक टक्कर का मुकाबला देने लग गए थे। ये लोकल ट्रेड में भी डोमिनेट करते थे और ये मनी लेंडिंग में भी इनका बहुत अच्छा खासा रोल था, क्योंकि ये गांव में ही रहते थे, राइट। जमींदार साहब के शहरों के अंदर रहते थे, टाउन्स के अंदर रहते थे, तो इनका एक अच्छा खासा यहाँ पे इन्फ्लुएंस था कल्टिवेटर्स के ऊपर भी, क्योंकि लोग इनसे उधारी के ऊपर पैसा लेते रहते थे, राइट। इनकी जो लैंड होती थी, इनके पास भी अच्छी खासी लैंड होती थी जो शेयर क्रॉपर्स के थ्रू कल्टीवेट की जाती थी। एट टाइम्स जमींदार से भी ज्यादा लैंड होती थी इन लोगों के पास उसी स्पेसिफिक गांव के अंदर, ठीक है। तो यूजुअली यही होता था कि जो बहुत सारे गरीब लोग होते थे वो इनकी लैंड पे आकर के काम करते थे। आधा जो प्रोडक्ट होता था, प्रोड्यूस होता था, वो खुद रख लेते थे, आधा जोटेदार को दे देते थे। तो अगर जोटेदार भी काम नहीं कर रहा है अपनी लैंड के ऊपर, बहुत सारे उसने लेबर्स को लगाया हुआ है, ठीक है। अनलाइक जमींदार, ये गांव में ही रहते थे, तो इनका डायरेक्ट कंट्रोल भी हमें गांव के ऊपर देखने को मिलता है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जमींदार को तंग करना स्टार्ट कर दिया कि भैया गांव के अंदर तो हमारी चलेगी, हम हैं यहाँ के पंच, तुम तो बाहर रहते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करने स्टार्ट किया, जब जमींदार ऑफिशियल्स आकर के हर साल या हर महीने जब टैक्स के प्राइसेस को हाइक करते थे, कुछ परसेंटेज से बढ़ाते थे, तो उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट की। तो अब पीजेंट्स को भी लगने लगा कि यार फाइनली हमारे पास एक मसीहा है जो हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये रेयोट्स को एट टाइम भड़काते भी थे, उनके खिलाफ दंगे फसाद भी कराते थे, रेंट पेमेंट भी उन्हें डिले करने को बोलते थे कि मत दो पैसे भैया, हम देखते हैं आपको कौन क्या कहेगा, राइट। इसके अलावा जब जमींदार के ईस्टेट्स ऑक्शन होते थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको जमींदार जब टाइमली पेमेंट नहीं देते थे, उनके ईस्टेट को नीलाम कर देती थी, तो काफी बार जोटेदार, क्योंकि अब वो वेल्दी है, तो जाकर के उनके स्टेट्स को ले लेते थे, राइट। तो दे स्टार्टेड बीइंग अ बिग कंपेटिटर टू देम, राइट। अब जैसे जोटेदार नॉर्थ बंगाल के अंदर है, सिमिलरली हमें और फिगर्स अदर पार्ट ऑफ बंगाल के अंदर देखने को मिलती है। हवलदार, गाटीदार, मंडल्स, दे ऑल्सो स्टार्टेड इमर्जिंग एज पावरफुल फिगर्स, राइट। तो धीरे धीरे जमींदारी की अथॉरिटी हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि रूरल पावर के अंदर शिफ्ट आ रहा है, कुछ और लोकल या वेल्दी पीजेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं, एंड उससे धीरे धीरे जमींदार का जो अथॉरिटी है वो कम होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम था कि जो जमींदार था, जमींदार क्या करता था, अच्छा सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। रेयोत होता है आपका पीजेंट, ठीक है। पीजेंट आपके गांव में रहते हैं, पीजेंट्स का जोटेदार के साथ एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है, क्योंकि इससे एट टाइम्स उधार लेता रहता है। अब रेयोट्स कुछ ऐसे हैं जो खुद ही अपनी लैंड को कल्टीवेट करते हैं, कुछ रेयोट ऐसे भी है जिनके पास बहुत सारी लैंड है, तो वो अपने नीचे भी कुछ अंडर रेयोट्स को रख लेते हैं, अपनी लैंड को कल्टीवेट करा लेते हैं। ये इनसे पैसा वसूलते हैं, फिर ये इनसे पैसा वसूलते हैं, और ये इनसे पैसा वसूलते हैं। ऐसे साइकिल चल रही है कि इससे पैसा कलेक्ट, यहाँ से पैसा ये कलेक्ट करके इनको देते हैं, रेयोट्स फिर सारा पैसा जो भी आपको उनका टैक्स देना होता है जमींदार को देते हैं, और जमींदार से वो सारा टैक्स कलेक्ट कर करके कंपनी को देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया द जमींदार रजिस्ट। तो क्या आप जमींदार चुपचाप होकर के बैठ जाएंगे? जमींदार का तो बहुत दबदबा रहा है पूरे मुगल एम्पायर के अंदर, पूरे कॉलोनियल एम्पायर के अंदर, राइट। तो ऐसा नहीं था, जोटेदार वगैरह ऐसे कुछ ग्रुप्स आ गए, लेकिन जमींदार का जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, क्योंकि उनकी स्टेट के साथ डायरेक्टली बनती है, राइट, और वो रिच भी हैं थोड़े से, है ना, वो आर्मी वार्मी की भी हेल्प लेकर के आकर के गांव में लोगों को पीट पाट के पैसा वसूल लेते थे, राइट। हर बारी हर गांव के अंदर उतना शक्तिशाली या उतना पावरफुल जोटेदार हो, उतना पावरफुल कोई दूसरा किसान हो, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, राइट। तो जमींदार ने रेजिस्ट भी किया, राइट। जमींदार ने ना सिर्फ इनको रेजिस्ट किया, इनका भी अच्छा खासा सपोर्ट था, क्योंकि एट टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारे जो रेयोट्स होते थे, जो बहुत सारे किसान होते थे, वो जमींदार के साथ भी लॉयल रहते थे, क्योंकि अगेन जमींदार के साथ उनका एक रिलेशनशिप बन गया था। एट टाइम जमींदार भी उन्हें पैसे लैंड पे दे देता था, कभी उनसे कम टैक्स भी ले लेता था, जब उनकी फसल वगैरह खराब होती थी कहीं और एरिया से मैनेज कर लेता था। तो जमींदार जो रेयोट्स थे वो भी इनको वो करते थे। इसके अलावा अगर कुछ नए बायर्स आने लगे तो इनकी खुद की आर्मी होती थी, वो भी उनके ऊपर अटैक करने लगती थी। तो कुछ इस तरीके से तो इन्होंने जोटेदार्स को फेस करने की कोशिश की, रेजिस्ट करने की कोशिश की। जब बात आती है सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ये पेमेंट्स नहीं देते थे, एरियर्स होते रहते थे, तो उसको भी तंग करते थे, राइट। सिमिलरली हमने वो पढ़ लिया कि जो एजेंट्स होते थे वही इनके, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा ना देने पर जमींदार के इस्टेट्स को ऑक्शन पे लगा देती थी, तो जमींदार के ही खुद के भाई बंधु आकर के इन ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे और वहां पे एरियर पेमेंट करते थे, बोली लगाते थे, पैसा नहीं देते थे, फिर दोबारा से ऑक्शन होते थे, या फिर उन्हीं के ही लोग उनको खरीद करके फिर राजा को वापस लौटा देते थे, राइट। तो 15% जो ऑक्शंस हुए हैं 1793 से लेकर के 1801 तक के, वो विदाउट पेमेंट ही हुए हैं। इसी तरीके से वापस से वो जमीन घुमा फिरा करके जमींदार के पास वापस आ जाती थी, ठीक है। तो जो पहली स्लाइड पे हमारे पास जो टेक्स्ट भी था, जो राजा थे बुर्दावर के, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था, बुर्दवान के राजा। सेकेंडली ये लोग क्या करते थे
अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वुमेन्स के नाम जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसको सीज नहीं कर पाती थी, राइट। तो ये क्या करते थे, अपनी जो प्रॉपर्टी या लैंड होती थी उसको अपनी मदर के नाम पे भी ट्रांसफर कर देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब इनके लैंड को ऑक्शन ही नहीं कर सकती, उखाड़ लो जो उखड़ना है ना, कर लो जो करना, मैं नहीं सुधरना। तो जमींदार ने भी पूरा पूरा इनको टक्कर दिया है, ठीक है। 19वीं सेंचुरी तक आते आते कंडीशंस थोड़ी इंप्रूव होने लगती है, जमींदार दोबारा से अपने कंट्रोल को रीगेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दोबारा से सही से होने लगा है। तो जमींदार थोड़ा साम दाम दंड भेद करके पीजेंट से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ से अच्छे से बात करके कर लेते हैं, कुछ को अगेन एक्सप्लॉइट करके कर लेते हैं, और फिर उसको जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे जाते हैं। तो कंपनी भी खुश, नीचे लोग भी खुश, बीच में जमींदार भी खुश, ठीक है। तो 1930 तक जमींदारों की जो रोटी थी वो अच्छी सिक रही थी, बहुत ही बढ़िया चल रही थी, अंटिल ग्रेट डिप्रेशन आता है और उसके बाद जोटेदार्स का राइज होता हुआ हमें बंगाल में देखने को मिलता है। और अनलेस बिफोर 1930s बहुत अच्छी जिंदगी कट रही थी जमींदार की भी और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी, ठीक है। तो यही आ गया कि कैसे जमींदार मैनेज करते थे कंट्रोल ओवर जमींदारीज डिस्पाइट ऑक्शंस। तो क्या करते थे, एक तो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मदर के नाम पे कर देते थे बिकॉज वुमेन्स के नाम पे प्रॉपर्टी सीज नहीं हो पाती थी। दूसरे, ये ऑक्शंस के अंदर अपने ही फेक लोगों को बुला करके अपने ही फेक ऑक्शंस कराते थे और अपनी लैंड को दोबारा से रीगेन करने में सक्सेसफुल रहते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर, और इस सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको किसने पावर दिया है, जो ब्रिटिश है। जब जो ब्रिटिश क्राउन है उसने बोला कि भैया इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कंपनी मोनोपोली रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली ब्रिटेन वाला जो नेशन है वहां पे तो बाकी जो कंपनीज हैं, जो इसकी कंपेटिटर कंपनीज है, जो अच्छी कंपनीज है, जो आकर के ट्रेड कर सकते हैं, वो बार बार इसको क्वेश्चन करती है। तो टाइम टू टाइम इंडिया की जो भी रिपोर्ट्स होती थी वो ले जाकर के वहां पे पब्लिश की जाती थी, उनके ऊपर डिबेट्स होते थे। तो सिमिलरली ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसको 1000 पेजों की रिपोर्ट मिलती है रिव्यूइंग द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, कि किस तरीके से वो अपनी मोनोपोली चला करके सारे के सारे ट्रेड को कंट्रोल करती है, वहां पे लोगों को कैसे ऑपरेस करती है, कैसे अनफेयर रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उसमें सारी चीजें लिखी होती थी, जमींदार और रैयत की पिटिशंस भी होती थी कि कैसे वो लोग उनको हरास करते हैं, राइट। कलेक्टर की रिपोर्ट भी होती थी, रेवेन्यू के स्टार्ट भी होते थे। उसमें एट टाइम ऐसा भी होता था, ये भी पाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा कमा रही थी लेकिन वहां पे ब्रिटेन में लोगों को कम शो कर रही थी, राइट, कि हमें तो इतना ही पैसा मिलता है, जबकि वो बहुत अच्छा खासा पैसा यहां से छाप रहे थे, राइट। तो ये सारी डिटेल्स की एक अच्छी खासी रिपोर्ट वहां पे छपती है। और जब से 1760s के बाद से बंगाल का टेक ओवर कंपनी के एक्शन के थ्रू हो गया, तो ब्रिटेन में कंपनी के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठने लगी कि सिर्फ इसी कंपनी को राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं, बाकी कंपनीज को क्यों नहीं दिए जा रहे होते हैं। दे ऑल्सो वांटेड कि इंडियन मार्केट में जाकर के वो भी ट्रेड कर पाए, ठीक है। तो काफी सारे पॉलिटिशियंस ने ये भी कहा कि जो बंगाल की जो वेल्थ आती थी उससे सिर्फ और सिर्फ फायदा कंपनी को हुआ है, ब्रिटेन को नहीं हुआ है, सारा पैसा वही अपनी जेब के अंदर रख जाती थी। तो करप्शन, ग्रीड रिपोर्ट्स, ये सारी बहुत ज्यादा डिबेट्स होने लगते हैं। उसके बाद काफी सारे लॉज भी आते हैं जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो लॉज, वो रूल्स, वो रेगुलेशन सिर्फ पेपर तक ही रहते हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत अच्छे से यहाँ पे चल रही होती है। ओके, अब आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, जो जमींदार, अच्छा ये अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे जब हम रैयतवारी सिस्टम को पढ़ेंगे, दोनों ही क्वेश्चंस वहीं पे आएंगे। ये आ सकता है कि बंगाल की परमानेंट सेटलमेंट का क्या इंपैक्ट रहा जमींदार एंड पीजेंट पे, बट दिस वी विल स्टडी आगे, ठीक है, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है द हो एंड द प्लो। तो ये भी अगेन बंगाल की बात आ रही है। तो ये भी फ्रैंकेस बुचैन जो कंपनी के ही एक ऑफिशियल थे, जो अलग अलग एरिया पे जाकर के उनको असिस्ट करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया कि राजमहल हिल का जो रिमोट एरिया था उसके अंदर पहाड़िया करके कुछ लोग रहते थे, अगेन जो थोड़े से ट्राइबल टाइप की ही पॉपुलेशन थी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके गैदरिंग करके उनको मार्केट में बेच देते थे, उससे जो पैसा मिलता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। अब इनके कुछ चीफ्स होते थे जो इनकी कम्युनिटी को रेड करते थे, या आसपास के विलेजेस पे एट टाइम रेड भी कर लेते थे जब इनके पास खाने पाने का कुछ नहीं बचता था, राइट। इसके अलावा ये इतने, मतलब इनका अच्छा खासा कंट्रोल था राजमहल हिल के ऊपर, राइट, कि यहाँ पे जमींदार और ट्रेडर्स को अगर यहाँ पे गुजरना होता था तो उनको एज अ टैक्स, उस लैंड रूट को यूज करने के लिए एज अ टैक्स कुछ पैसा या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस वहां पे देना पड़ता था, ठीक है। तो ब्रिटिश जो सरकार थी यार वो तो बहुत छानी थी, वो कहती है कि यार ये तो बहुत अच्छा एरिया है ना, बहुत ही फर्टाइल एरिया है, बहुत ही ज्यादा फ्लरिशिंग एरिया है, यहाँ पे खेती क्यों नहीं करते। यहाँ पे वो चाहते थे कि इस फॉरेस्ट को हटा करके सेटल्ड एग्रीकल्चर ले ली जाए सो दैट यहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्शन हो, राइट। सो दे स्टार्टेड फोर्सिंग पहाड़िया पीपल की यार आप खेती करो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़ो, आप इस फॉरेस्ट को हटा करके यहाँ पे खेती करना स्टार्ट करो, राइट। बट पहाड़िया जो थे वो नहीं चाहते थे, वो अपना जैसा लाइफस्टाइल उनका चल रहा था वैसा ही वो चाहते थे, राइट। तो 1770 के अंदर ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत ही वायलेंट कैंपेन्स करते हैं, इनको बहुत ज्यादा मारने पीटने की कोशिश करते हैं, बट उनको समझ में आ जाता है कि भैया ये तो खेती नहीं करेंगे, इनका जैसे जीवन है ट्राइबल पॉपुलेशन की तरह वो वैसे ही गुजारेंगे, ठीक है। तो बहुत सालों तक ऐसी लड़ाइयां चलती रहती है। 1780 के अंदर अगस्टस क्लीवलैंड जो आते हैं यहाँ पे, तब वो पैसिफिकेशन पॉलिसी लाते हैं एंड वो उनको उनकी खुद की सारी वो चीजें करने देते हैं,
कि ठीक है यार आपकी मान लेते हैं, बट आप भी हमें कुछ कुछ बदले में ये चीजें देते रहो। वो भी उनसे कुछ ना कुछ ऐसे डील वील कर लेते हैं, ठीक है। तो पहाड़ियाज तो नहीं माने भैया, लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात पे अभी भी डिटरमाइंड है, उनका पूरा पूरा वो है विश्वास कि इस एरिया के अंदर तो हम खेती करा करके रहेंगे, ठीक है। पहाड़ियाज ने क्या करना स्टार्ट किया, वो और थोड़ा सा अंदर की तरफ हिल्स में, फॉरेस्ट में और जंगलों की तरफ जाते गए, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक नए तरीके के सेटलर्स संथालास जो होते थे उनको ला करके यहाँ पे बसाना स्टार्ट किया कि आप यहाँ पे खेती करो, राइट। तो यहीं पे डिफरेंस यही है, जो हो वर्सेस प्लग हमें दिया गया है, जो हो है वो पहाड़िया का है, जो ऐसा कुछ दिखता है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, खुरपा कहते हैं, क्योंकि इसी से हो रहा होता है। और ये जो प्लग है जिससे प्रॉपरली आपका लैंड जो होता है, जिसको आप टिलिंग कर रहे होते हो, है ना, खेती बाड़ी के लिए यूज कर रहे होते हो, प्लग जिसको बोला जाता है, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलता है, तो उसको संथाला बोला जाता है, राइट। तो पहाड़ियां जब धीरे धीरे एक्सटेंड होते जाते हैं, वो और अंदर की तरफ जाते जाते हैं और एक नया ग्रुप यहाँ पे आकर के रहने लग जाता है, संथालास, जो यहाँ पे अपनी एग्रीकल्चर करने लगता है और पहाड़ियां अपना ये ट्रेडिशनल लैंड खो देते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि संथालास धीरे धीरे 1800 के अंदर यहाँ पे आने लगते हैं, ये माइग्रेट करते हैं बंगाल के अंदर, है ना। एंड इनको जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया था इस लैंड को रिक्लेम करने के लिए कि यार ये जो लैंड है ना, ये बैरन पड़ी है, अगर आप इसके ऊपर खेती करोगे तो बहुत अच्छी लैंड हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने भी अच्छे से आकर के यहाँ पे फार्मिंग करना स्टार्ट किया, इन्होंने पहाड़ियाज की तरह रेजिस्टेंस नहीं दिखाया कोई भी, या रिलेक्टेट नहीं किया, इन्होंने आए यहाँ पे सेटल हुए और यहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया, राइट। 1832 के अंदर इन्हें एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरिया भी दे दिया गया, जिसको दमीनी कोह कहा जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, कि एक पूरा एरिया इन्हें दे दिया गया कि आप इस पूरे एरिया के अंदर एग्रीकल्चर करो और इसको रिवाइव करो। और इनको टारगेट दिया गया कि अगले 10 साल के अंदर आपको इसका लगभग 10% एरिया साफ कर देना है, अच्छा कर देना है, उपजाऊ कर देना है, जिससे हर साल हमें कुछ रेवेन्यू कलेक्शन आता रहे। तो धीरे धीरे विलेजेस 40 से बढ़कर के 1400 हो गए, पॉपुलेशन 3000 से बढ़कर के 8200 हो गई, और इससे कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू यहां से आने लगा। लेकिन कंपनी है लालची, जैसे ही उसको ऐसे उंगली मिलती है वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, ठीक है। वो क्या करती है, फोर्स करती है कि यार इस साल आपने इतना टैक्स दिया था, X% दिया था, इस साल आप Y% दो, फिर उसके ऊपर और बढ़ा देती है और बढ़ा देती है, राइट। तो धीरे धीरे संथालास जो होते हैं उनकी कंडीशंस भी खराब हो जाती है, क्योंकि ये काफी बार अब क्योंकि टैक्स बढ़ते जा रहा है साल दर साल, तो इन्हें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, अच्छे बीज चाहिए और पैसा चाहिए, जिसके लिए मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, उससे ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। जमींदार भी आकर के अब उन्हें लगता है कि यार खेती अच्छी चल रही है, इनसे जाकर के और पैसा वसूलते हैं, राइट। तो इस वजह से संथालास की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट जमींदार, मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल रूल, ठीक है। और काफी सालों तक ये प्रोटेस्ट चलता है, जिसको संथल रिवोल्ट कहा जाता है, जो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और फाइनली लास्ट में क्या होता है, इन लोगों को इनका 5500 स्क्वायर मील का एक एरिया दिया जाता है, संथल परगाना, और इसमें इनको स्पेशल लॉज भी दिए जाते हैं। ऑल्दो द गवर्नमेंट स्टिल यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम, लेकिन उनको स्पेशल राइट्स लैंड के ऊपर दे दिए जाते हैं कि नाउ यू ओन दिस लैंड, ठीक है, कि ये लैंड आपकी है ना, कुछ उनको मिल गया है एज अ रिसोर्स, राइट। तो संथाला रेबल्स क्यों होने लगे, जब लैंडलॉर्ड्स सॉरी मनी लैंडर्स, जमींदार्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो संथालास को फोर्स करने लगी फॉर मोर टैक्सेस एंड दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देम, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट में आवाज उठाई, जिसको संथल रेबल कहा जाता है, जो 1855 से लेकर के 56 तक चला, और उसका सेटलमेंट हुआ संथल परगाना को एस्टैब्लिश करके, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ियाज हैं वो अभी भी डीपर हिल के अंदर चले गए हैं अपनी फर्टाइल लैंड को छोड़ करके, अगर वही खेती कर लेते तो उन्हीं को फायदा हो जाता, जंगलों में तो क्या ही मिल रहा होगा उनको, राइट। सो पहाड़ियाज का यहाँ पे हमें एक लॉस होता हुआ देखने को मिलता है। ये फाइट है उसकी संथल फाइट, द सिपॉइज ऑफ ब्रिटिश राज, तो ये संथल्स की उनके साथ फाइट हमें देखने को मिलती है। ट्राइबल पॉपुलेशन है तो अच्छा खासा लड़ भी लेती थी, ठीक है, इसीलिए उन्हें उनकी डिमांड्स को भी मानना पड़ता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है बचांस अकाउंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एम्प्लॉय थे जिनको फंड किया गया था कि आप जाइए सर्वे करके आइए, और इस सर्वे का मतलब ये नहीं था कि आप भ्रमण करके आइए, आप ये देख के आइए कि कौन कौन से ऐसे लैंडस्केप्स हैं, जैसे संथल एरिया को, जो ये वाला रीजन है, राजमहल हिल वाला जो रीजन है, ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार यहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है। तो ही यूज्ड टू गो एवरीवेयर, इनके साथ बहुत सारे और भी लोग जाते थे, वहां की सॉइल टाइप को, कौन कौन से रॉक्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कहाँ पे सॉल्ट मेकिंग हो सकती है, कहाँ पे आयरन माइनिंग हो सकती है, उन सबको ये लिख करके लाते थे, फिर कंपनी को भेजते थे, और फिर कंपनी उस बेसिस पे उस एरिया के ऊपर काम करती थी, ठीक है। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि फॉरेस्ट को ट्रांसफॉर्म करके आपको खेती के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर लेना चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर इन्हें कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सो ही वाज पुशिंग मोर देम टुवर्ड्स द वेस्टर्न इंप्रूवमेंट, राइट। ये फॉरेस्ट लाइफस्टाइल को बैकवर्ड मानते थे, एंड समहाउ ही वाज पुशिंग अगेन एंड अगेन, एंड ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगेन बंगाल का आता है, हो वर्सेस प्लग, पहाड़िया वर्सेस संथालास का, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं एट टाइम्स। ओके, तो हमने देख लिया कि भैया बंगाल में ऑलरेडी उनकी सुपरमेसी एस्टैब्लिश हो गई है, 1765 से राइट्स मिल गए हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया है, परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर इन्हें आए साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिल रहा होता है। और यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ है, जमींदार जो है
वो एक बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल फिगर्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो अब हम बॉम्बे डेक्कन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने 3 ही मेन हेडक्वार्टर्स बनाए थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आकर सेटल हुई थी, बंगाल, बॉम्बे एंड नीचे मद्रास। ठीक है, तो ये 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके रेवेन्यू कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इनके एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बॉम्बे की अगर हम बात करते हैं तो बॉम्बे के अंदर भी काफी हद तक यहाँ पे रिवॉल्ट्स होने स्टार्ट हो गए थे। अगेन यहाँ पे वही सेम चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा उनसे जो मनी लेंडर्स थे लोग उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो और इसके अलावा जो और ग्रुप्स थे जो भी यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था उससे ये लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, तो समहाउ दे वर ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड जिस तरीके का शासन यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि रूरल ग्रीवेंसेस काफी सारे होते हैं। इस रिवॉल्ट से हमें पता चलता है, दक्कन रिवॉल्ट हुआ जो 1857 का, तो यहाँ पे पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था ये। तो बेसिकली जो रेयोट्स का मतलब है यहाँ पे फार्मर। ठीक है, तो रेयोट्स डिमांड करने लगते हैं कि जो ये मनी लेंडर्स से बहुत ज्यादा परेशान थे कि वो उनसे बहुत ही हैवी रेट्स के ऊपर टैक्स दे रहे होते थे एंड धीरे धीरे वो उस मनी लेंडिंग के लूप में फंस गए थे और उन्होंने बहुत ही हैवी इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे रहे होते थे एंड धीरे धीरे वो इस लोन ट्रैप के अंदर फंस जाते थे। और लोन इन लोगों को इसलिए लेना पड़ता था क्योंकि इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था, या इनका जो बेसिक जो काम था उसको चलाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा लोन लेने पड़ते थे। तो ये बहुत ज्यादा दुखी आ गए थे। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और सारे जो मनी लेंडर्स होते हैं उनकी जो दुकानें होती है, उनके जो घर होते हैं, वहां पे जाकर के उनकी जो भी बुक्स होती है, जैसे जिन्हें बही खाता कहा जाता है, जिसमें पूरा रिकॉर्ड लिखा होता है कि इस किसान से इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, उन सबको जला के रख देते हैं ये लोग। ठीक है, ये उनकी ग्रेन शॉप्स को लूटने लग जाते हैं, साहूकार के घरों को आग लगा देते हैं, है ना। लगभग 30 विलेजेस तक ये पूरी आग फैल चुकी थी। ठीक है, कुछ जो साहूकार थे, मनी लेंडर्स थे, वो डर के अंदर गांव को छोड़ के भाग भी जाते हैं। बदले में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत ही वायलेंटली रिवर्ट बैक करती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही ज्यादा एंगर हमें इनका देखने को मिलता है कि जो भी कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही है, जिस तरीके से मनी लेंडर्स इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन सब के अगेंस्ट में पूरी आवाज उठाते हैं, जिसका बहुत मेजर इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब सरकार को समझ में आ जाता है कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो जो परमानेंट सेटलमेंट का रूल इन्होंने लाया था कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमें चाहिए, वो आपका मेजरली बंगाल तक ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दे कम अप विद सम डिफरेंट स्कीम विच इज रेयोतवारी सेटलमेंट, जिसमें डायरेक्टली क्या करते हैं, रेयोट्स यानी फार्मर से ही डायरेक्टली जाकर के टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता है, जो कि आपके परमानेंट सेटलमेंट के केस में था कि जमींदार वहां पे मिडल मैन होते थे। राइट, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि पोस्ट 1810, और एक बात इन्हें और रियलाइज हुई थी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेट्स से बंगाल से अगर रेवेन्यू कलेक्ट करना है इस एरिया से, तो इन्होंने एक एक्स अमाउंट फिक्स कर दिया है। ठीक है, और एक्स अमाउंट उन्होंने उस टाइम की इकोनॉमी को देखते हुए किया है। ठीक है, आने वाले 4 सालों में पता चलता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब तो बहुत पैसा है। एक्स अमाउंट के ऊपर का जो पैसा होता था वो जमींदार की जेब में जाता था। अब इन्हें पता चल रहा है कि एक्स अमाउंट के ऊपर जो पैसा बन रहा है, जो जमींदार की जेब में जा रहा है, वो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने उनके साथ ऑलरेडी एक डील कर लिया है कि इतना % आना चाहिए, ये हमारा फिक्स अमाउंट है, तो हम उसको दोबारा से रिवाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो 2 चीजें थी। एक तो उन्हें समझ में आ गया कि एक तो हमें डायरेक्टली रेयोट्स के साथ, फार्मर्स के साथ डील आउट करना चाहिए, साल दर साल वहां पे दोबारा से री रिकॉर्ड होना चाहिए पूरे लैंड का कि कितना पैसा आ रहा है, कितना लोग कमा पाते हैं, कैसी वहां पे खेती चल रही है, साथ के साथ कैसी वहां पे प्रोडक्शन है, तो उस बेसिस पे हमें इंक्रीज भी करते रहना चाहिए टैक्स, यानी हमें फिक्स नहीं करना चाहिए। राइट, तो उन्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। सो दे केम अप विद अ डिफरेंट आइडिया व्हिच इज टेम्पररी सेटलमेंट्स रेदर देन परमानेंट सेटलमेंट्स, जिसको रेयोतवारी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से रेयोतवारी सिस्टम आता है जिसके अंदर रेवेन्यू डायरेक्टली रेयोट्स यानी कल्टीवेटर से कलेक्ट होता है, कोई मिडिल मैन यहाँ पे नहीं होता है। राइट, इनकम जो होती है वो सॉइल टाइप के बेसिस पे डिपेंड करती है। हर साल या साल 2 साल के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं वो हर एरिया के जाकर के जमीन को मापते हैं और फिर एक फिक्स परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि इस साल आपको इतना वो देना पड़ेगा। साथ के साथ रीसर्वे होते हैं आफ्टर एवरी 30 ईयर, पूरा जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही होती है। तो मेन फीचर क्या थे रेयोतवारी सेटलमेंट के, वो 3 फीचर्स है जो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। राइट, तो डेक्कन बॉम्बे के अंदर सारी जो कन्फ्लिक्ट्स आ रही थी, दे यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जब भी वो मिडल मैन को रखते हैं तो मिडल मैन बीच में जाकर के बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है लोगों को एंड आधा पैसा तो वो खुद ही खा जाता है। सो इट्स बेटर अगर हम डायरेक्टली रेयोट्स के साथ डील आउट करें। ठीक है, अब जो रिवॉल्ट था उसका काफी इंपैक्ट ऑल्दो रहा, उसकी वजह से जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को तो काफी हद तक कम किया। राइट, एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, बट अब धीरे धीरे होने क्या लगता है कि जो रेवेन्यू की डिमांड थी, अगेन अब जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है या सॉरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत लालची, जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ सही होता है बहुत ही हाई
अमाउंट ऑफ टैक्स उनके ऊपर लगा देती है, राइट। हैवी टैक्सेस की वजह से बहुत बार जो विलेजेस होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनको अपना गांव छोड़ के भी जाने पड़ते थे, राइट। इसके अलावा कलेक्शन मेथड्स भी बहुत हार्श होते थे। एट टाइम्स उनकी क्रॉप्स को सीज कर दिया जाता था कि जो भी क्रॉप है उसी को उठा ले गए, और भी ज्यादा फाइन इंपोज कर दिए जाते थे अगर वो टाइमली अपना टैक्स पे नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे और भी ज्यादा प्राइसेस बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं। 1832-34 के अंदर बहुत ज्यादा फेमाइन्स आने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, केटल्स बहुत ज्यादा मर जाती हैं, राइट। फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो अनपेड रेवेन्यू बैलेंस हो जाए वो बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो पीजेंट्स के पास अब ऑलरेडी पैसा नहीं है, उन्हें सरकार को भी चुकाना है साथ के साथ, क्योंकि फेमाइन की वजह से वो अपने खुद के घर का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मनी लेंडर्स के पास जाते हैं दोबारा से टैक्स लेने के लिए, पैसा लेने के लिए, सॉरी लोन लेने के लिए, ताकि वो अपने टैक्सेस पे कर सके, टूल्स खरीद सके या बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। और इस तरीके से धीरे धीरे वो इस डेब्ट की साइकिल में चलते ही चले जाते हैं। पहले एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, फिर वो उसके ऊपर और इंटरेस्ट लगाते जाते हैं। और कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर भी अच्छी नहीं चल रही, फेमाइन हो गया है, तो आपके पास अब सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि आप उसको टाइमली रीपे कर पाओ। वो जो इंटरेस्ट साइकिल था वो हर साल हर महीने बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है। तो अब धीरे धीरे 1840s तक आकर के ऑफिशियल्स को ये बात समझ में आ जाती है कि यार कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, और जो हम टैक्सेस का रेशियो हमने जो सेट किया हुआ है, रेट जो हमने सेट किया हुआ है, वो फीजेबल नहीं है। तो वो धीरे धीरे उसको कम करने लगते हैं, एंड धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक होने लगती है। सो इट वाज बैक एंड फोर्थ, मतलब जो कंपनीज होती थी, दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट मोर एंड मोर आउट ऑफ पीपल, चाहे वो किसी तरीके से हो, किसी मैकेनिज्म से हो, कहीं पर जमींदार को लगा करके या कहीं पर खुद के ऑफिशियल्स को भेज करके, हर तरीके को वो अपनाती थी, राइट। दे वांटेड मोर एंड मोर आउट ऑफ देम, राइट। तो यही होने लगा था। तो अब जो पीजेंट्स हैं वो बेचारे ऑलरेडी हमेशा बद से बदतर की ही हालात में रहे हैं। या तो फायदा जमींदार को होता था, या मिडलमैन को होता था, या फिर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को होता था। पीजेंट तो बेचारा हमेशा इसी साइकिल में, इसी लूप में फंस के रह जाता था। फसल उगाऊंगा, फसल खराब हो जाएगी, फिर मनी लेंडर के पास जाऊंगा, लोन लूंगा, उस लोन से टैक्स दूंगा, फिर उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, फिर दोबारा से लोन लूंगा, लोन के ऊपर और इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते उसके बेचारे का जीवन का सत्यानाश होते रहता था, ठीक है। बट इस टाइम पे एक चीज अच्छी होती है, जो अगेन दोबारा से पीजेंट्स के लिए नहीं अच्छी होती है, बट समहाउ कंट्री के लिए अच्छी हो जाती है। बेसिकली अमेरिका के अंदर सिविल वॉर छिड़ जाता है, ठीक है। और जो ब्रिटेन के अंदर 75% जो कॉटन आता था, ब्रिटेन के अंदर काफी सारी हेवी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उस टाइम तक एस्टैब्लिश हो गई थी, वो सारा अमेरिका से आता था, ठीक है। अब क्योंकि सिविल वॉर चल गया है, तो उस वजह से अमेरिका से 5-6 साल बिल्कुल भी कॉटन नहीं आया। तो जो मर्चेंट्स थे बॉम्बे के अंदर, हम अगेन अभी टक्कन बॉम्बे पे ही है, तो जो मर्चेंट्स थे बॉम्बे के अंदर, उन्हें समझ में आता है कि हमारे पास अच्छा खासा एरिया है जहां पे बहुत सारी कॉटन उगाई जा सकती है। वो और भी लोगों को एनकरेज करते हैं कि कॉटन को उगाओ, ठीक है। अर्बन जो साहूकार होते हैं वो एडवांस में लोगों को लोन दे देते हैं, पीजेंट्स को लोन दे देते हैं कि लो आप जाओ, आप अच्छा बीज खरीदो, आप अच्छा पानी लो, आप सब कुछ लो, आप कॉटन उगाओ, ठीक है। अब रेयर्स को अच्छे खासे रेट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने लग गया है, राइट। पैसा भी मिलने लग गया है कॉटन को उगाने का, क्योंकि उस कॉटन के ऊपर फिर जो भी फायदा आता था उसमें से जो पैसा जो भी बंदे ने लेंड किया है वो अपना कुछ शेयर ले लेता था, राइट। तो उसके बेसिस पे उसे पैसा भी अब रेंट पे मिलने लगा है। अब धीरे धीरे जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया है ना। एंड बाय 1862 90% जो कॉटन जा रही थी ब्रिटेन के अंदर वो इंडिया से इंपोर्ट होकर के जा रही थी, विच इज वे मोर देन अमेरिका वाज डूइंग, राइट। तो कॉटन इंपोर्ट यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत सारे वेल्थी जो पीजेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो अपनी लैंड के ऊपर भरपूर मात्रा में कॉटन उगाते हैं, या लोगों को अगर लोन भी दे रहे हैं तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि अगर हमने आपको लोन दिया है तो आप अपनी लैंड के ऊपर कॉटन उगाओगे, एक तो दूसरा उसका कुछ प्रोड्यूस आप हमें दोगे, है ना। तो हर तरीके से वो फायदे में, राइट। बट अगेन फिर धीरे धीरे जैसे ही सिविल वॉर खत्म होता है 1865 के अंदर, दोबारा से वो जो इतनी बल्क में हमें डिमांड मिल रही थी, कॉटन का जो बूम आया था वो गिर जाता है, और दोबारा से यहाँ पे कंडीशंस वैसे ही खराब होने लग जाती है। मर्चेंट्स और साहूकार भूल जाते हैं कौन अपने कौन पराया, वो जाते हैं किसानों के पास कि भैया पैसा दो, जो हमने आपको पैसा रेंट पे दिया था, जैसे भी दिया था। अब दोबारा से वो रीपेमेंट, वो डेब्ट वाला साइकिल दोबारा से चल जाता है, राइट। बिकॉज एकदम से वो डिक्लाइन हो गया हमारा, राइट। जो भी हमारा इंपोर्ट वहां पे जा रहा था तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग और भी ज्यादा हार्श हो जाते हैं, ठीक है। अपनी डिमांड्स को और 50 to 100% इंक्रीज कर देते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है या जो भी इंटरेस्ट बन के उनका पूरा अमाउंट बन रहा था उसके ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्ट ये लोग लगाने लग जाते हैं। अब क्योंकि प्राइस गिर गए हैं, कॉटन की डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो रेयर्स को दोबारा से लोन लेने उनके पास जाना पड़ रहा है, और लोन लेने जब वो दोबारा जा रहे हैं तो वो उसके ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्ट लगा करके दे रहे हैं। तो जो कस्टमरी फेयर इंटरेस्ट होते थे, जो नॉर्म्स होती थी, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी, ठीक है। साहूकार क्या कर रहे थे, 100 रुपए के लोन के ऊपर 2000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे थे, लाइक 20x अमाउंट ज्यादा का वो इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। तो कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। तो फिर क्या हुआ, एक लिमिटेशन लॉ लाया गया कि आपने जो भी पैसा उधारा दिया है उसको आप 3 साल तक अगर वसूल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं वसूल पाते तो आपका अमाउंट 0 हो जाएगा, राइट। तो 3 साल का एक अग्रीमेंट साइन होने लगा। तो ये लोग और भी शाणे बन गए। ये लोग क्या करते थे, लेट्स से इन्होंने कुछ अमाउंट दिया,
एक 10 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, 10 रुपए दिया, 10 के ऊपर इन्होंने लिया लेट्स से 10 रुपए का ही ब्याज ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं, तो 20 रुपए इन्हें देना है। और अगर ये अगले 3 साल तक नहीं दे पाए तो ये 3 साल बाद दोबारा से एक वो अग्रीमेंट साइन करते थे, फिर इस 20 के ऊपर इंटरेस्ट लगाते थे। मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे बच रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा करके नया एक अग्रीमेंट हर 3 साल के बाद ये लोग साइन करने लग गए हैं। अब बेचारे जो किसान होते थे वो ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते थे, तो एट टाइम्स उनसे कुछ भी लिख करके, ज्यादा अमाउंट लिख करके भी साइन करा लिया जाता था, राइट। तो रेयॉट्स जो होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फेयर करते थे कि यार पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखवा ले, कितना अमाउंट लिख दे, लेकिन उन्हें लोन भी चाहिए होता था सर्वाइव करने के लिए। साथ के साथ ये उन्हें कोई भी रिसिप्ट नहीं देते थे, उनकी क्रॉप्स को सीज कर लेते थे, उनके लैंड को सस्ते दामों पे खरीद करके उनको बेच देते थे अपना पैसा वसूलने के लिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन चल रही है, तो धीरे धीरे जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा खराब हो गई है। तो रेयॉट्स हुए थे आपके 1857 में, लेकिन उसके बाद 1962 से लेकर के 65 तक जो भी आपका सिविल वॉर चला 3-4-5 साल, उसके अंदर अच्छा खासा कॉटन बूम आया। तो कॉटन की वजह से काफी सारा यहाँ पे ट्रेड हुआ, काफी सारा यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ, जिससे अगेन फायदा आपका या तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ बिकॉज दे वर द मिडल मैन, या फिर फायदा आपके वेल्दी पीजेंट्स को हुआ। उसके बाद जो नॉर्मल पीजेंट्स थे उनकी कंडीशन तो बेचारों की बद से बदतर हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डक्कन रियॉट कमीशन, जो 1857 में रियॉट्स हुए थे डक्कन एरिया के अंदर, जिसमें वो उन्होंने बही खाते या मनी लेंडर्स के घरों वरों को जला दिया था, राइट। तो उससे काफी ज्यादा, और इसके अलावा भी 1857 में अच्छा खासा बड़ा रिवोल्ट हुआ था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया था कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे, मतलब एक चिंगारी छिड़ गई थी, राइट। ऐसा भी बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। तो एक डक्कन रियॉट कमीशन को सेटअप किया जाता है, वो फाइंडिंग्स जो भी होती है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करती है 1878 के अंदर, राइट। अब जो कमीशन थी उसमें टेस्टिमोनियल्स थे पीजेंट के, मनी लेंडर्स के, ऑफिशियल के, वो सारा डेटा वेटा था, ठीक है। अब जो रिपोर्ट्स थी उनमें ज्यादातर मनी लेंडर्स को ब्लेम कर दिया गया था, बिकॉज जो कमीशन थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट कराई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपॉइंट हुई थी, तो ऑब्वियसली वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे, उन्होंने सारा का सारा ब्लेम मनी लेंडर्स के ऊपर डाल दिया कि दे वर एक्सप्लॉइटिंग दोस पीपल। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट टैक्स का कोई रोल नहीं था, टैक्स इतने हाई नहीं थे, लोगों ने टैक्सेस के अगेंस्ट में रिवोल्ट नहीं किया, लोगों ने सिर्फ मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। बट अगैन क्योंकि यहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनके थ्रू ये रिपोर्ट बनाई गई है ना, तो वो अपनी बुराई नहीं करने वाले, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे थे, उसको भी डिनाई कर रहे थे पब्लिक एंकर की, राइट। सो यही हमें देखने को मिलता है, बट समहाउ इट बिकेम अ ग्लोबल न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अगेन यही होता है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल के कि आप अब यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। सो दे केम अप विद व्हाट, परमानेंट सेटलमेंट, जिसके अंदर एक एक्स अमाउंट फिक्स किया जाता है, राइट, कि आपको इतना कलेक्ट करके देना है किसको, जमींदार को, इस स्पेसिफिक एरियाज से, राइट। फिर उसके बाद हमने 1800s में पढ़ा कि संथालास को कैसे इन्होंने एस्टेब्लिश किया, समहाउ दे स्टार्टेड रिक्लेमिंग फॉरेस्ट लैंड बाय डूइंग एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1818 के अंदर बॉम्बे डेक्कन के अंदर रयोतवारी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाता है। फिर एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो वो टैक्सेस के प्राइसेस को कम कर देते हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होने लगता है, कॉटन का बूम आने लगता है 1861 में, वहां पे कंडीशन ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से वहां पे रयोत के अंदर, डक्कन के एरिया के अंदर पीजेंट्स की कंडीशन खराब हो जाती है। और पैरेलली यहाँ पे आपका एक संथाला रेबेलियन भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आपके दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक है परमानेंट सेटलमेंट वाला कि जमींदार कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे सारी चीजों को। मैंने स्लाइड में क्वेश्चन नहीं डाले क्या, अच्छा डाले हुए, हाँ, तो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा इससे एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका रयोतवारी सेटलमेंट का, ठीक है। बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संथाला वाले से आ जाते हैं। हो वर्सेस प्लग के अंदर भी काफी बार डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।